नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। चूँकि हमारी ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ ट्रिक्स और ट्रिक जो भी हमारे थी स्टार्ट हुई है, तो हमने कुछ चीज़ों को देखा जिसमें पिछली क्लास में हमने जैसे नंबर सिस्टम के बारे में देखा, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में देखा, जिसमें अलग अलग संख्याओं को देखा कि कितने टाइप की संख्याएं होती थी। और अलग अलग संख्याओं में जैसे हमने देखा नेचुरल नंबर को देखा जो एक से शुरू होके अनंत तक जाएगी, 1 2 3 4। उसी के बाद में होल नंबर को देखा जो क्या होगा, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा। और उसके अलावा जो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं ऐड हो जाती थी। उसी के बाद में हमने पूर्णांक को देखा जिसमें 0 1 2 3 ये अनंत तक होंगे, और साथ ही इधर में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म्स भी पूरे के पूरे अवेलेबल होते हैं। इसी के बाद हमने परिमेय संख्याओं को देखा जिसे हम p/q यानी अंश बटे हर में लिख सकते थे। जो परिमेय संख्याएं होती थी उसे अंश बटे हर में लिखते थे। और इसमें ये भी देखा कि हर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी देखा जिसे हम क्या कर सकते हैं, p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते। और इसमें मेन एग्जाम्पल देखे जैसे पाई होता है, वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल 3 होता है, वर्गमूल 5 होता है, वर्गमूल 7 भी इसी का एग्जाम्पल होगा। इसी के बाद हमने अभाज्य संख्याओं को देखा, अभाज्य संख्याओं को देखा जो क्या होते हैं, जिसे प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इसके क्या होता है, दो गुणनखंड हो सकते हैं। और दो गुणनखंड क्या होंगे, या तो एक होगा और दूसरा क्या होगा, खुद होगा। तो चीज़ों को यहाँ समझिएगा। जैसे हमने ये भी देखा था कि 1 से 100 के बीच में कितने गुणनखंड होते हैं, ये नहीं अभाज्य संख्याएं होती है, वो भी देखा। तो टोटल अभाज्य जो संख्याएं होती है उनको 25 होती थी, जिसमें क्या क्या होती थी, 2 होती थी, 3 होती थी, 5 7 11 13 17 19, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा कौन सा 29 31, 31 के बाद में आ जाएगा 37, फिर 41, फिर 43, फिर आ जाएगा 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67 आएगा, 67 के बाद 71, फिर 73, 73 के बाद 79, 83, 89 और 97। तो ये टोटल कितनी 25 हमारी हो जाएगी क्या, अभाज्य संख्याएं जो 1 से 100 के बीच में होती है। ये डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है कि अभाज्य कौन से कितनी संख्याएं होती है 1 से 100 के बीच में। ठीक है, वही 101 से 200 के बीच में भी हमने देखा था। तो इसमें टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 21 अभाज्य संख्याएं थी। ठीक है, इसी के अलावा फिर हमने भाज्य संख्याओं को देखा कि जो भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्याएं क्या होगी, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ये हमने देखा जैसे कि 4 होता है जिसमें कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4, वही 6 हो जाएगा जिसके भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 6 भी गुणनखंड होते थे। इसी के बाद हमने 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से गुना करना देखा, जिसमें हमने बेसिक टेक्निक का यूज़ भी देखा और जो हमारी एडवांस टेक्निक होती है, एडवांस नहीं जो वैदिक गणित वाली विधि होती है उसका भी यूज़ देखा। जैसे कि बेसिक में इकाई का आप गुना करोगे, उसके बाद में क्रॉस लगा के फिर दहाई का आप गुना करते हो। जैसे 7 9 63 के 3 हासिल का 6, 7 दूना 14 और 6 हो जाएगा 20।
वही फिर क्रॉस लगाओगे, 3 का गुना किया, 3 नाम 27, बचा हासिल का 2, और 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक, इसी को ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि जो वैदिक गणित की होती है, जिसमें पहले 2 अंकों का 2 अंकों में जब गुना करोगे तो पहले सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, फिर सीधा गुना। तिरछा सीधा गुना क्या होगा, इकाई का इकाई से। देख लेता है इसी का यूज़ करते हुए कैसे किया था हमने कल की पिछली क्लास में। सबसे पहले सीधा गुना 7 का 9 से, 7 9 63 के 3 हासिल का 6। उसके बाद तिरछा गुना इकाई का दहाई से और दहाई का इकाई से, तो 7 दूना हो जाएगा 14 और 3 9 27 हो जाएगा। जोड़िएगा 6 4 10 7, 17 के 7 हासिल का 1, इनको जोड़िए 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 7, हासिल का आ जाएगा 4। और फिर 3 सीधा गुना करेंगे लास्ट प्रोसेस, तो 3 दूना 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने गुना करना देखा था। साथ ही हमने 11 का गुना करना कल पिछली क्लास में देखा। तो जैसे अगर ऐसा कुछ दिया हो और 11 का गुना करना हो तो गुना ना करके हम क्या करते थे, जोड़ते थे। तो जोड़ने का मतलब सबसे पहले इकाई के अंक को लिख दिए, फिर 2 अंकों को जोड़ा, कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल का 1। फिर अगले 2 अंकों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा 7 और 8 हो जाएंगे अपने 15 और 1, 16 का 6 हासिल का 1। फिर अगले 2 अंकों को जोड़ा, 7 और 8 और 7 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1। फिर अगले 2 अंकों को जोड़ा, 7 और 6 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, हासिल का 1। अब लास्ट में क्या बचा है, 6 बचा हुआ है, तो 6 में 1 को जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमने 11 का गुना करना भी देखा था। साथ ही हमने वर्ग, 2 अंकों के वर्ग निकालने की टेक्निक्स भी देखी, जिसमें क्या होता था, जैसे यदि आपको बोला गया हो 84 का वर्ग निकालना है, तो आपको क्या करना होता था, पहले इकाई का वर्ग निकालेंगे, फिर इकाई गुना दहाई गुना 2 कर देंगे, और फिर लास्ट में क्या करोगे, दहाई का वर्ग निकाल दोगे। तो इसी प्रोसेस का दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, तो यह 84 का वर्ग हमें निकालना है। तो 84 में इकाई क्या है, 4 है, दहाई 8 है, तो इकाई का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल का 1। फिर इकाई गुना दहाई गुना 2, यानी कि 4 गुना 8, 4 8 32 और 32 दूना 64, 64 और 1 65 के 5 हासिल का 6 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, दहाई का वर्ग, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 8 64, 64 और 6 हो जाएगा 70। तो इस तरीके से हमने वर्ग निकालने की टेक्निक्स भी पिछली क्लास में देखी थी। साथ ही कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखा, या विभाजिता के नियम को देखा। जैसे 2 की विभाजिता में क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा आपका, 0 2 4 6 8 होगा। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों को जोड़ दिया जाएगा और भाग दे देंगे 3 का। 4 की विभाजिता में क्या होगा, लास्ट के जो आपके 2 अंक होंगे उसमें यदि 4 का भाग चले जाए तो 4 से डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी में जो आपका यूनिट डिजिट होगा 0 या 5 होगा। 6 की डिविजिबिलिटी में कॉम्बो नियम लगेगा, जिसमें 2 और 3 दोनों से विभाजित होना आवश्यक होता है। 7 की डिविजिबिलिटी में 4 प्रोसेस होती है, सबसे पहले अलग करना, उसके बाद दोगुना करना, फिर जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से घटाना, और फिर जो प्राप्त हमें मिला है उसे में देखना कि यदि 7 का भाग चल जाए तो ठीक है, नहीं तो उस ये डिविजिबल नहीं होगा। 8 की डिविजिबिलिटी हमको लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे उसमें यदि 8 का भाग चल जाए तो 8 से डिविजिबल। 9 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सभी अंकों को जोड़ा जाएगा और 9 से भाग दिया जाएगा। 10 की डिविजिबिलिटी में जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 ही होना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी का जो रूल था उसे समझ लीजिएगा, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। यदि आपको कुछ ऐसा अगर दिया हो
ऐसा कुछ अगर कोई अंक दिया हो और आपसे पूछ लिया गया हो कि आप ये बताइएगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है 11 से, तो हम क्या करेंगे, विषम पोजीशंस पे जो जो अंक है उनको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सम पोजीशंस पे जो जो अंक है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उनको विषम पोजीशंस वालों को जोड़ेंगे और सम पोजीशंस वालों को भी अलग से जोड़ देंगे और आपस में घटा देंगे। घटाने पे जो वैल्यू प्राप्त होती है, यदि 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हमें प्राप्त होती है तो वो क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित वो संख्या कहलाएगी। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, जोड़िएगा। 8 और 1 9, 9 और 2 11 ही हो गया, और इनको जोड़ दिया, कितना हो गया, ये भी 11 ही हो गया। तो 11 में से 11 घटाया, कितना आ गया, 0, यानी ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा हमने डिविजिबिलिटी के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियमों को देखा, x की पावर n माइनस वाई प्लस वाई की पावर n बटे में x प्लस वाई, यानी कि x की पावर n दिया है प्लस y की पावर n दिया है, तो उसमें किसका भाग जा सकता है, x प्लस वाई का भाग जा सकता है। वो भी कब जाएगा, हमने देखा कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस कंडीशन में आपकी विषम या ऑड होनी चाहिए। सेकेंड नियम को देखा था हमने, x की पावर n माइनस वाई की पावर n में x प्लस वाई का भाग जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में जाएगा, जब ये क्या हो, इवन, यानी कि सम वैल्यू हो n की। तीसरा हमने नियम देखा, x की पावर n माइनस वाई की पावर n में किस संख्या का भाग जा सकता है, x माइनस वाई का। वो कब कब जा सकता है, वो किसी भी कंडीशन में जाएगा, चाहे n की वैल्यू ऑड हो या इवन, यानी कि सम हो या विषम हो, दोनों कंडीशन में भाग जा सकता है। चलिए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को हम देखते हैं जो आप लोगों की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे आप लोगों को अगर क्वेश्चन दिया गया 97 की पावर 96 माइनस 1 दिया है और ये किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, और आपको ऑप्शन में यदि दिया गया 98 से, 96 से, 7 से या 12 से, या फिफ्थ ऑप्शन भी दे दिया गया कि सभी से, तो यहाँ चीज़ों को समझिएगा। यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया है, जैसे इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो क्या होगा, 97 की पावर 60 या 96 दिया है, माइनस 1 दिया, तो अगर मैं यहाँ पे एक की भी पावर अगर 96 लगा दूंगा तो इसमें कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो क्या ये मुझे सेकेंड और थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है इसी टाइप से दिखाई देगा कि यहाँ x की वैल्यू 97 और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये यहाँ पे इसी को मान लेते हैं कि ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आप ये देखिए क्या दिया हुआ है, जो n की वैल्यू है क्या दिए, इवन दिए, इवन का मतलब क्या हो जाएगी, सम संख्या दी है, तो सम बोला है तो सम दोनों में नियम काम आ जाएगा। तो मतलब ये इसमें किन किन चीज़ों का भाग जा सकता है, 97 की पावर 96 माइनस 1 की पावर 96 में फर्स्ट नियमानुसार 97 प्लस 1 वाले का भी जा सकता है, और सेकेंड 97 की पावर 96 माइनस, और सेकेंड नियमानुसार 97 माइनस 1 का भी जा सकता है। तो इन्हें जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 98 हो जाएगा, और इन ये घटाने के बाद में कितना आ गया, 96 का भाग जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो चुके हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसी के बाद क्या 7 का भाग जाएगा क्या, 7 का 98 में भाग जा सकता है, तो 7 का भी भाग चल जाएगा। क्या 12 का भाग जाएगा क्या, 12 8 96 होता है, तो 12 का भाग जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि सभी का इसमें भाग जा सकता है। तो हमने पिछली क्लास में इतनी सब चीज़ें देखी थी। अब
नेक्स्ट क्लास अब स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम सबसे पहले 3 अंकों का गुना करना देखेंगे, साथ ही फिर इसी के बाद जो भी हमारे आगे में चीज़ों को देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आपको ऐसा कुछ दिया हो तो 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुना अगर करना हो तो चाहे तो आप बेसिक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर यही ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक टेक्निक का यूज़। सबसे पहले इकाई का गुना करेंगे। 7 5 35 के 5 हासिल का 3, 7 8 56 और 3 हो जाएगा 59 के 9 हासिल का 5 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 5 12 हो जाएगा। इसी के बाद दहाई का जब गुना करोगे तो एक क्रॉस, तो 5 एम 25 के 5 हासिल का 2 आ जाएगा। 5 का 8 से गुना 8 पंची 40 और 2 42 का 2 आ जाएगा, हासिल का 4 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा। वही फिर सैकड़े का जब गुना करते हो तो आप क्या करते हो, 2 क्रॉस लगा दोगे। तो फिर 3 का गुना 5 से 5 3 15 के 5 हासिल का 1 आ गया। 3 का गुना 8 से 8 3 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 के 5 हासिल का 2 आ जाएगा, और 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब जोड़ लेते हैं इनको। तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 14 के 4 हासिल का 1 आ जाएगा। इनको जोड़िएगा, 10 हो गया, 0 हासिल का 1 आ जाएगा। इनको जोड़ दिया 10 और 16 का 6 हासिल का 1 आ गया, और इनको जोड़िएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी बेसिक टेक्निक होती थी। अब 3 अंकों का ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि से भी सॉल्व करना हम देख लेंगे। बस इसमें क्या होती है, जब 2 अंकों का गुना करना होता है तो 3 स्टेप लगती है, लेकिन जब 3 अंकों वाली संख्या का 3 अंकों वाली संख्या से गुना करना होता है तो 5 स्टेप लगती है, जिसमें सबसे पहले सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, फिर तिरछा व सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, और लास्ट में सीधा गुना करेंगे। तो इसमें चीज़ों को समझेंगे और कैसे कैसे करना है वो भी देखेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सीधा गुना, मतलब इकाई का इकाई से गुना करिएगा। 7 का 5 से 7 5 35 के 5 हासिल का 3। ठीक, सेकंड स्टेप तिरछा गुना, जब इकाई का दहाई से और दहाई का इकाई से। तो इकाई का दहाई से 7 का गुना 8 से 7 8 56 हो जाएगा, और 5 का गुना 5 से 25 हो जाएगा। जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, 11 और 3 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल का 1 आ जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 4 हासिल का आ गया आपका कितना, 8 आ चुका है। अब तीसरे स्टेप समझिएगा, इकाई का सैकड़े से, सैकड़े का इकाई से, और दहाई का दहाई से गुना करना होगा। तो देखिएगा, 7 का गुना 1 से 7 हो गया, 3 का गुना 5 से 15 हो गया, और 5 का गुना 8 से 40 हो गया। जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 और 5 20 का 0 हासिल का 2, और इनको जोड़ दीजिए 7 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, और हासिल के कितने बच गए, 7। अब चौथी स्टेप देखिए, जिसमें तिरछा गुना है, जो दहाई का सैकड़े से और सैकड़े का दहाई से होगा। तो 5 का गुना 1 से किया, 5 आ जाएगा। 3 का गुना 8 से किया, 8 3 24 हो जाएगा। जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 4 16 का 6 हासिल का 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 6। अब आपके हासिल का बचा है 3। ये 3 का 3 से गुना, 3 का 1 से गुना, लास्ट स्टेज सैकड़े का सैकड़े से गुना होगा। 3 का 1 से गुना 3 आ जाएगा, और हासिल का 3 था, तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि से एक लाइन में डायरेक्टली हम आंसर लाते हैं, जिसमें सबसे पहले सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, फिर तिरछा व सीधा गुना,
फिर तिरछा और लास्ट में सीधा गुना करता है, जिसमें पहले इकाई का इकाई से, सेकंड स्टेप में इकाई का दहाई से और दहाई का इकाई से, तीसरे स्टेप में इकाई का सैकड़े से, सैकड़े का इकाई से और दहाई का दहाई से, चौथे स्टेप में दहाई का सैकड़े से, सैकड़े का दहाई से, और लास्ट स्टेप में सैकड़े का सैकड़े से आप गुना करते हो। ठीक है। साथ ही अब पिछली क्लास में हमने वर्ग निकालने की टेक्निक्स देखी थी, साथ ही एक भी देख लेते हैं कि यदि आपकी इकाई में अगर 5 लिखा हो तो वर्ग कैसे निकाला जाएगा। जैसे अगर 65 लिखा है उसका वर्ग निकालने की चाहे उन तीनों टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, बेसिक, ऊर्ध्व तिर्यक अव्याम और इकाई का वर्ग वाली टेक्निक का, लेकिन इसमें और शॉर्टकट टेक्निक लग सकती है। जैसे जब भी ऐसा कभी होगा कि इकाई में क्या दिया है, 5 दिया है, तो आप सीधा लिख दोगे 25 और फिर उसी के बाद में और जो आपके दहाई का अंक है, दहाई में क्या दिया है, जैसे 6 दिया है, तो उसी के साथ क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उससे गुना कर देंगे तो 6 से तो 42 हो जाएगा, इससे जोड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही यदि आपको 85 का वर्ग पूछा होता तो 85 का वर्ग क्या हो जाएगा, 85 पहले 5 लिखा हुआ है तो 25 लिख दोगे और 8 आपके दहाई में है और 8 में एक जोड़ा क्या हो जाएगा, 9, और 9 का 8 से गुना, 8 9 72। तो इस तरीके से हम 5 अगर इकाई में अगर दिया हो तो गुना करना देखेंगे और साथ में वर्ग निकालना भी सीखेंगे। साथ ही हमको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाता है जिसमें बोला जाता है कि जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्याओं का क्रमानुसार बोल दिया गया कि 1 से तो 25 तक दिया है, उनका योग कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हम 3 नियमों को सीखेंगे अभी। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यदि आपको n संख्याओं के लिए बोला गया तो ये क्या हो जाएगा, समेशन n हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n × n + 1/2 हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बोला था कि 1 से लेके 1 2 3 ऐसा जोड़ते जोड़ते 25 तक आपको दिया गया है और इनका टोटल सम कितना होगा ये हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, ये नियम हम लगाएंगे वहाँ पे, तो 25 n की जगह रख देंगे और फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। तो देखिएगा ये आ जाएगा 25, 25 और 1 26 हो जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा, फिर काट दीजिएगा, 2 एकम 2 और ये 13 बार कट जाएगा। 13 का 25 से गुना कर दीजिए तो 13 पंचे 65 के 5 हासिल का 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 हो जाएंगे हमारे 26 6 32। चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला हम देखेंगे। सेकंड फार्मूला क्या होगा, जैसे यदि नेचुरल नंबर दिए और उनका वर्ग दिया है, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग दिया हुआ है, इस तरीके से n संख्याओं के तक आपको क्या दिया है, वर्ग दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n का वर्ग दिया है। तो इसकी जो वैल्यू होती है उसके लिए फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फार्मूला अगर याद रखोगे यानी इसका यूज़ अगर आप कर लोगे तो आसानी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को इसी के आधार पर। तो यदि आपको ऐसा कुछ बोला गया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये हमें बोला गया 10 के वर्ग तक, और आपसे पूछ लिया गया इनका समेशन कितना होगा, तो इसका समेशन कैसे निकालोगे आप। इसका समेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वहाँ n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 10 रखनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6।
तो जहाँ n की वैल्यू कितनी रखोगे, 10 रखोगे, रख के देखिएगा 10 गुना 10 प्लस 1 गुना 2 गुना 10 प्लस 1 और बटे में 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुना 10 और 1 11 और ये 10 गुना 20 और 1 21 और बटे में 6 हो जाएगा। अब कुछ कट सके तो काट लीजिएगा। ये 2 बार यानी 2 का भाग जाएगा 3 बार और यहाँ पे 5 बार, वही 2 3 एकम 3 और 3 7 21 हो जाएगा। अब इनका गुना करिएगा, 7 बचे 35 गुना 11 की टेक्निक लगा लो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, पहले 5 लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8 हो गया, फिर लास्ट अंक को डायरेक्टली लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 385 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा यदि अगर हमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये ऐसा प्लस करते हुए n के क्यूब तक बोला गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो समेशन ऑफ n क्यूब है, यानी कि n क्यूब का सभी n वाली वैल्यूज़ का योग है। अब इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये हमने देखा था फर्स्ट वाला नियम, उसका केवल डायरेक्टली आप वर्ग कर दोगे तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। जैसे यदि आपसे बोला गया एग्जाम्पल के लिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे 7 के क्यूब तक के आपको बोला गया है, दिया गया है। अब आपसे पूछ लिया गया कि इनका योग कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे आप n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का वर्ग, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, जहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, तो रखिएगा 7 गुना 7 प्लस 1 बटे में 2 और पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 और 7 और 1 हो जाएगा 8 और बटे में 2, पूरे का वर्ग 1 और ये आ गया 4 और ये हो जाएगा, गुना करिए, 7 चौक 28 का वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने की टेक्निक हमें पता है, सबसे पहले इकाई का वर्ग, 8 का वर्ग 8 8 64, हासिल का 6। अब सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, इकाई का गुना दाई से और दाई का गुना फिर 2 से, तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, 38 के 8 हासिल का 3 हो जाएगा। उसी के बाद लास्ट स्टेप क्या होती थी, दाई का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग 4 और 3 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे बोला जाता है गुणनखंड एवं गुणज। मतलब गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर और ये गुणज हो जाएगा मल्टीपल। तो यहाँ चीज़ों को समझिएगा, गुणनखंड क्या हो जाएंगे और गुणज क्या हो जाएंगे। गुणनखंड का मतलब किसी भी संख्या को अगर दिया गया हो तो उसमें जिन जिन संख्याओं का भाग पूर्ण रूप से चले जाए वे उसके गुणनखंड होंगे। और गुणज का मतलब होगा कि उस संख्या में हम 1 का 2 का 3 का गुना करने पे जो वैल्यू हमें मिलती है या जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या हो जाएगी, उसके गुणज हो जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं 24 के गुणनखंड और गुणज निकालिए, तो उसके गुणनखंड निकालने की हमें टेक्निक हमको पता होगी कि ये इस तरीके से हम भाग देते हैं। और सबसे पहले हम भाग किस संख्या का देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 का भाग दीजिए, अगर जा रहा हूँ तब तक कि उसमें का ही भाग देते रहेंगे। तो 2 का भाग दिया 12 बचा, फिर 2 का भाग दिया 6 बचा, फिर 2 का भाग दे दिया 3 बच गया, फिर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड क्या निकल जाएंगे, 24 के गुणनखंड निकल जाएंगे
2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, या इसी को ये 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। ये इस तरीके से भी हम गुणनखंड को लिख देते हैं। इसी के बाद यदि मैं 24 के गुणज अगर पूछा होता, मुझे यहाँ पर गुणनखंड बोला गया, अब गुणज अगर मुझे 24 के निकालना होता है तो 24 का 1 से गुना किया तो 24 हो जाएगा, 24 का 2 से किया 48, 24 का 3 से किया 72, 4 से करोगे 96। तो इस तरीके से ये इसके गुणज हो जाएंगे। अब इसी के बाद कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जैसे अभी हमने देखा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब एक टर्म्स आपसे पूछ लिया जाता है कभी कि एक संख्या क्या है, जो एक नंबर है वो क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा न ये भाज्य संख्या है न ही अभाज्य, और साथ ही 2 के बारे में जब पूछा जाता है तो इकलौती सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है, इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक, इसी के बाद हम टोटल जो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के टेक्निक्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा था 24 के गुणनखंड निकाले थे, जो 24 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब यदि आपसे पूछ लिए गए कि इसके टोटल कितने गुणनखंड होते हैं, तो इन गुणनखंडों के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। जो आपकी संख्या है, संख्या को हम कैसे दिखाएंगे, n से, तो उस संख्या में फॉर्मूला रखिएगा a की पावर, यदि वो संख्या ऐसी कुछ बनी है a की पावर n गुना b की पावर n गुना c की पावर o दी गई है, ऐसा अगर कुछ दिया हो, अगर c दिया हो तो भी ठीक है, ना दिया हो तो भी चल जाएगा, और जहाँ a b व c तीनों क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं होगी, क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होगी। तब कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगी, इस m के साथ 1 को जोड़ देंगे, गुना करेंगे, n के साथ में 1 को जोड़ देंगे और o के साथ में भी 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या। चलिए 24 के हम गुणनखंडों को देखते हैं कि 24 में इसके हिसाब से a की वैल्यू 2 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, तो m की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3 है। 24 के इसमें n की वैल्यू कितनी है, 1 दी है, और n की वैल्यू 1 दी है, तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 + 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, और 1 और 1 हो जाएगा 2, मतलब 8 गुणनखंड होंगे। तो 24 के टोटल कितने गुणनखंड होते हैं, 8 होता है। समझिएगा 8 कौन कौन से होंगे, समझ के देखिए। जैसे 1 में भी पूर्ण रूप, 1 का भी पूर्ण रूप से भाग जाता है, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, वैसे ही 4 का जाएगा, 6 का भी 24 में भाग जा सकता है, 8 का भी जा सकता है, 12 का भी जा सकता है, और 24 का भी भाग जा सकता है। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कितने गुणनखंड हो गए इसके, टोटल 24 गुणनखंड होते हैं। तो इसी तरह आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्याएं कितनी है। इसी के अलावा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कि सम जो गुणनखंड होंगे आपके, उनकी संख्या कितनी है, और विषम
कितने आपके गुणनखंड होंगे। जैसे अगर कोई एक आधा और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसी के बाद में देखेंगे। तो इसके बाद 140 लेके देख लेते हैं। 140 अगर कोई आपको संख्या दी गई है, इसके सबसे पहले गुणनखंड निकालिए। क्या 2 का भाग जाएगा? क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जा सकता है 7 बार 0 बार। फिर 2 का भाग दिया 3 5 35 बार। फिर 2 का जाएगा? क्या नहीं जाएगा। 3 का जोड़ने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, मतलब नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग देख लेते हैं, तो 7 बार में जाएगा और 7 का भाग जाएगा। ठीक, तो इसके ये जो 140 है, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। मैं यदि कुल गुणनखंडों की वैल्यू अगर पूछ लूँ, तो कुल गुणनखंड मेरे कितने हो जाएंगे? तो कुल गुणनखंड का फॉर्मूला क्या होता था? m+1 n+1 गुना n+1 गुना o+1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 + 1 गुना 1 + 1 गुना इसकी पावर में भी 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 तिया 12 आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें यदि आपसे पूछ लिया गया कि सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो सेकंड फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना है कि सम गुणनखंडों की संख्या बराबर से क्या होता है? जो सबसे पहले एक संख्या मान, जो आपकी संख्या थी उसके गुणनखंड पहले मान लेते हैं। जैसे ये आपकी कोई संख्या है जिसमें 2 तो होगा ही, जब आप सम गुणनखंड बोल रहे हो तो 2 की पावर m मान लेते हैं। उसके अलावा b की पावर m, c की पावर o मान लेंगे। तो इसके सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? m गुना n+1 और o+1। चीज़ों को समझिए, यहाँ m+1 न करके m रह गया, n+1 करेंगे और o+1। और वही विषम गुणनखंड जो होंगे उनकी संख्या जो होगी तो आप क्या करोगे? जहाँ यहाँ +1 था तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और n+1 गुना o+1 हो जाएगा। चलिए 140 के हम सम और विषम गुणनखंड देखते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? m की वैल्यू कितनी है? 2 है। n की वैल्यू है 1, तो 1 + 1, और यहाँ पे भी 1 ही है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना ये भी 2 गुना 2, कितना? 8 हो जाएंगे आपके सम गुणनखंड। और विषम गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 गुना 1 + 1 1 + 1, मतलब 1 गुना 2 गुना 2 बराबर से आ जाएगा 4। तो टोटल आप देख पा रहे हैं 12 ही आपके टोटल गुणनखंड होते हैं। तो इसी तरीके से हम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। जैसे टोटल गुणनखंड के लिए m+1 n+1 o+1 का फॉर्मूला लगेगा। और यदि सम और विषम में बोला गया तो क्या हो जाएगा? अगर 2 की पावर m, b की पावर n और c की पावर o हो तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये लग जाएगा m × n+1 o+1। और विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए 1 × n+1 × o+1 हो जाएगा। इसी के बाद हम देखेंगे जो हमारे टोटल जो फैक्टर हुआ करते थे, जो गुणनखंड होते थे, उनको योग, उन सभी का योग करके देखते हैं कि उनका योग करने पे हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखते हैं सभी जो गुणनखंड होंगे उनका योग करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है और क्या नहीं होता, उन चीज़ों को समझते हैं। जैसे यदि आपको कोई संख्या दी है, संख्या जैसे अभी हमने जिसका यूज़ किया था, जैसे 24,
तो 24 के गुणनखंड क्या होते थे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 होते। ठीक, तो इसके सभी जो गुणनखंड हैं, जो जितने भी गुणनखंड टोटल कितने होते थे, जैसे 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 6 होगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी का जो योग होगा, ये छोटी संख्या है, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या होती तो उसके निकालने में दिक्कत जाती। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला इसका देखते हैं। जब भी ऐसा अगर कुछ दिया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके जो सभी गुणनखंडों का योग बराबर से क्या हो जाएगा, ये क्या है, 2 की पावर 3 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, जो फार्मूला होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाना है। ठीक, और ये यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की पावर 1, तो गुना करके 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर देंगे। यही आपका फॉर्मूला होगा। अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगी। ये इसका मान 2 होगा, इसका 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। वही 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का 3, जोड़िएगा 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 हो जाएगा, और गुना करेंगे 4 का, बराबर से 60 हो जाएगा। तो इनको जोड़ के देखेंगे तो आपको भी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 60 ही आपको वैल्यू प्राप्त होगी। इसी के अलावा कभी क्वेश्चनों में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि सम जो गुणनखंड होंगे, इसमें से सम क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, इनका योग क्या होगा। तो इसका भी फॉर्मूला सीख लेते हैं। सम गुणनखंडों का योग, जैसे ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 है ना, उसे छोड़ देंगे। उसके अलावा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और जो भी इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 और 1 प्लस 3, बराबर से क्या हो जाएगा, 8 4 12 और 2 14, गुना किससे होगा, 4 से, तो 14 दूना 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक, वही विषम गुणनखंडों का योग, क्या हो जाएगा, ये जो 2 की पावर 0 का हमने वहाँ पे छोड़ दिया था उसको यहाँ रखेंगे। इसके अलावा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो विषम वाली जितनी भी टर्म्स है वो रहेंगे। उसके अलावा सम की कंडीशन में 2 की पावर 0 हट जाएगा, विषम की कंडीशन में 2 की पावर 0 ही रहेगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 1 प्लस 3 बराबर से 1 गुना 4 बराबर से 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में विषम गुणनखंडों का योग देखा, सम गुणनखंडों का योग देखा, सभी गुणनखंडों का योग देखा, टोटल कितने आपके गुणनखंड होंगे उन चीज़ों को देखा। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।